जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का आपके इस प्यारे से लेक्चर में। आई होप सभी लोग बहुत मस्त होंगे भाई। तो क्या हाल चाल है सभी का। तो आज हम लेकर चलेंगे अपने माइक्रो प्रोसेसर का, कह सकते हैं लास्ट यूनिट है। लास्ट यूनिट है मतलब यूनिट 1 कंप्लीट हो चुका है, यूनिट 2 कंप्लीट हो चुका है और यूनिट 3 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है और यूनिट 5 भी कंप्लीट हो चुका है। बचा केवल यूनिट 4 है। तो आज इस चौथे यूनिट में पहला लेक्चर होने वाला है। तो सभी का स्वागत है यार। यहाँ यूनिट 3 लिखा है क्यों, तो यूनिट 4 है। आ जाइए सभी लोग। कहाँ पर हो भाई, कहाँ हो सभी लोग, आज कहाँ पे हो, कहाँ हो, दिख नहीं रहे हो कोई। हाय हेलो, कहाँ हो भाई। बहुत कम लोग हैं, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। ठीक है चलिए फिर भाई। हाँ ठीक है ठीक है, अब आ रहे हैं धीरे धीरे। चलिए सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ जाइए। हाँ, पढ़ रहे हो, रिवीजन वगैरह हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सब चीजें सब कुछ ठीक ठाक चल रही है कि नहीं चल रही है, बताओ बताओ भाई, बताओ 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 बताओ। रिवीजन वगैरह हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ हो रहा है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलो चलो बताओ, इसमें से कौन कौन मैच मैच आ रहा है, तो मैच कौन कौन छोड़ के आया है ये भी बता दो भाई। कोई ऐसा था जो मैच देख रहा था और मैच छोड़ के आया हो। चलो फिर लेकर चलते हैं। यूनिट नंबर 4 हमारा क्या है दोस्त। तो यूनिट नंबर 4 में अगर हम बात करें, यूनिट नंबर 4 है माइक्रो प्रोसेसर वेस्ट सिस्टम डिजाइन। यानी कि माइक्रो प्रोसेसर को हम लोग किस आधार पे डिजाइन कर सकते हैं, जो हमारे पास अलग अलग इनपुट आउटपुट, जो आउटपुट सिस्टम है, तो आउटपुट सिस्टम के आधार पे हम माइक्रो प्रोसेसर को किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। तो उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे, क्या दोस्त। तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए सभी लोग। हाँ गुड इवनिंग। कहाँ हो यार आज, क्यों आज है क्या, कुछ है क्या आज भाई। सभी लोग आ नहीं रहे हैं, सच में मैच देख रहे हैं क्या, बताइए बताइए यार। गजब हो, आज संख्या बहुत कम है। चलो लेकर चलते हैं। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन बात करेंगे। तो हमारा इसका इंट्रोडक्शन क्या है, यानी माइक्रो प्रोसेसर को हम लोग ऑटोमेशन के क्षेत्र में भी यूज करते हैं। यानी जो चीजें मतलब ऑटोमेटिक चलती है, जैसे आप प्रेस चलाते हो, तो जब प्रेस क्या होता है, टेम्परेचर एक नॉर्मल टेम्परेचर से अधिक हो जाता है, तो प्रेस ऑटोमेटिक क्या होता है, उसकी पावर सप्लाई कट जाती है, मतलब वो ऑटो कट होता है। तो बहुत सारी चीजें होती है जो हमारे पास ऑटो कट होती है, मतलब ऑटोमेटिक काम करे, ऑटोमेटिक टेम्परेचर कट जाए, ऑटोमेटिक सारी चीजें होने लगती है। तो ये चीज आप लोग जरूर ऐसा देखे होंगे। प्रेस हो जाए, हीटर हो जाए, फ्रीज हो जाए, या आप एसी पकड़ लो, तो एसी में एक टेम्परेचर क्या करते हैं, सेट कर देते हैं कि इस टेम्परेचर से ज्यादा अगर क्या होता है भाई साहब नहीं जाना चाहिए। अगर रूम का टेम्परेचर कम हो रहा है तो एसी हमारा क्या करे कि उस टेम्परेचर को रोक के रखे। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो माइक्रो प्रोसेसर का इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। जो ये हमारा, इसको हम एज ए सिस्टम के रूप में, यानी कि बेस सिस्टम के रूप में जो उपयोग करते हैं, तो ये कैसे काम करता है, किस तरीके से वर्क करता है, ये चीज ध्यान रखना है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो क्या है दोस्त, तो माइक्रो प्रोसेसर बेस सिस्टम वह सिस्टम होते हैं जिनमें माइक्रो प्रोसेसर को मुख्य रूप से क्या कि कंट्रोल यूनिट मतलब सीपीयू के रूप में भी उपयोग करते हैं। अच्छा, माइक्रो प्रोसेसर को सीपीयू भी कहा जाता है, ये मैंने यूनिट नंबर 1 में ही बताया था। और आपको पता होगा तो सीपीयू में ही क्या लगा रहता है, माइक्रो प्रोसेसर लगा रहता है। यानी माइक्रो प्रोसेसर को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में भी क्या करते हैं, हम लोग उपयोग करते हैं। अच्छा, यह क्या करता है, सीपीयू के द्वारा या माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, जैसे उसमें प्रोसेसिंग का काम होता है, डेटा को स्टोर करने का काम होता है और कंट्रोल करने का काम होता है। कैसे हम चीजों को कंट्रोल करेंगे, यानी कंट्रोलिंग का भी कार्य होता है। सीपीयू के द्वारा डेटा को स्टोर कर सकते हैं। क्या कोई चीज हमारा डेटा स्टोर होता है तो भैया कुछ प्रोसेस होते हैं उसको, यानी कि प्रोसेसिंग का भी वर्क कर सकता है और कंट्रोल करने में भी क्या होता है, यह बहुत सक्षम होता है। क्या दोस्त, बहुत सक्षम होता है। तो ये चीज हमारे पास छोटी सी इंट्रोडक्शन थी।
अच्छा, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम का डिजाइन इस बात पे निर्भर करता है उसे किस प्रकार से कार्य हेतु प्रयोग किया जाता है। यानी माइक्रो प्रोसेसर को हम जिस जिस प्रकार से डिजाइन करेंगे डिपेंड करता है सिस्टम के आधार पे। आप किस टाइप का सिस्टम बनाते हैं उस सिस्टम के आधार पे माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, काम करेगा, उसके आधार पे वह वर्क करेगा। जैसे में अगर बात करें हम माइक्रो प्रोसेसर अगर हम बना रहे हैं मेजरमेंट के लिए बना रहे हैं कि भाई हमको मापन करना है, अब मापन कहां तक टेम्परेचर जाना चाहिए, कितना मापना चाहिए, कितना नहीं मापना, अगर उस आधार पे यूज करेंगे तो हमारा क्या होगा, माइक्रो प्रोसेसर को हम उस तरीके से डिजाइन करेंगे। अगर उसको हम डिस्प्ले के रूप में हम क्या करते हैं, हम लोग जो आउटपुट हमारा डिस्प्ले है अगर उस तरीके से हम डिजाइन करें कि वह सिस्टम हमारा जो डिस्प्ले सिस्टम है उसको माइक्रो प्रोसेसर किस तरीके से ऑपरेट करेगा। अगर हम कंट्रोल करने वाले कोई मशीन है, जैसे हमने प्रेस कर रहा हो तो प्रेस में अगर टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है तो ऑटोमेटिक टेम्परेचर क्या हो जाए, कट जाए, तो वहां पर जैसे यूज कर लो भाई साहब कि हाँ हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं पूरे टेम्परेचर को। हाँ, फिर क्या है अगला, फिर अगला है कम्युनिकेशन में, यानी बातचीत करने में। अभी इसके पहले सीरियल और पैरेलल कम्युनिकेशन, बातचीत करने में भी क्या करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर को हम लोग उपयोग कर सकते हैं। अगला क्या कहता है, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम का डिजाइन इस प्रकार किया जाता है कि वह किसी विशेष एप्लीकेशन यानी किसी विशेष उपयोग हम कर सकते हैं, साथ में ऑटोमेटिक रूप से यूजर कमांड के अनुसार क्या होता है, कुशलता से कार्य करे। कुशलता से कार्य करे मतलब इसको हम लोग ऑटोमेटिक के रूप में भी क्या करा सकते हैं, काम कर सकते हैं। जैसे रोबोट वगैरह जब चलते हैं तो रोबोट को कोई आदमी नहीं लेकर जाता है, रोबोट ऑटोमेटिक चलते हैं, सारी चीजें ऑटोमेटिक होती रहती है। तो जो ऑटोमेटिक के रूप में भी क्या करते हैं, हम लोग माइक्रो प्रोसेसर को बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं। अच्छा, जैसे भी कहां जैसे अगर हमको टेम्परेचर को कंट्रोल करना तो वहां भी माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग कर सकते हैं। हमको ऑटोमेटिक डोर, अच्छा सबसे सिंपल उदाहरण यार, अगर आप टीवी वगैरह में देखे होंगे ना, हीरो या हीरोइन जैसे जैसे पहुंचता है एक्शन मारते मारते और सामने जो डोर रहता है वो ऑटोमेटिक खुल जाता है। क्या, कांच का जो डोर रहता है ऑटोमेटिक क्या करता है, आगे एक आईआर सेंसर लगा देते हैं जो हमको सेंस करता है, फिर उसके बाद पहुंचते हैं ऑटोमेटिक क्या करता है, माइक्रो प्रोसेसर दे देता है सिग्नल डोर को, डोर ऑटोमेटिक खुल जाता है। तो वहां पर भी क्या करते हैं, ऑटोमेटिक डोर सिस्टम में भी यूज कर सकते हैं कि दरवाजा ऑटोमेटिक खुल जाता है। तो ऐसा जो देखे तो होंगे यार, इतने मूवी देखते हो ये चीज नहीं देखे हो कैसे मान सकता हूँ ना ना भाई। अगला आता है ट्रैफिक सिग्नल को कंट्रोल करने के लिए, ट्रैफिक को कंट्रोल करने जो सिग्नल होता है कि रेड लाइट ग्रीन लाइट, तो एक समय निर्धारित होता है कि यह रेड लाइट है, क्या 2 मिनट बाद आपकी ग्रीन लाइट जलनी चाहिए, फिर 2 मिनट बाद आपकी रेड, या 5 मिनट 6 मिनट, एक टाइमिंग फिक्स कर देंगे। उसी के अनुसार ट्रैफिक को क्या करते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं ऑटोमेटिक सिस्टम के द्वारा माइक्रो प्रोसेसर का यूज करके। नेक्स्ट आता है डेटा लॉगिंग सिस्टम, यानी डेटा को क्या करने के लिए, ऑटोमेटिक रूप से लॉगिंग कराने के लिए, या कह लो इसके उपयोग में डेटा को किस प्रकार से लॉगिंग करते हैं उसमें हम लोग उपयोग करते हैं। तो यह हमारे पास था माइक्रो प्रोसेसर के कुछ एप्लीकेशन, कुछ इंट्रो मैंने बताया कि एज ए सिस्टम के रूप में हम कैसे काम कर सकते हैं। ये तो इंट्रो था, ये एग्जाम में ना तो सिलेबस में ना तो एग्जाम में आएगा, मैं एक इंट्रो बता रहा था। मैं मेन टॉपिक लेकर चलता हूं जो आपके सिलेबस में आएगा, ये डिजाइन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंट्रोल सिस्टम, यानी माइक्रो प्रोसेसर को हम लोग कंट्रोल सिस्टम के आधार पे किस प्रकार से डिजाइन कर सकते हैं। सो यह आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलो भाई किस प्रकार से डिजाइन करेंगे ये चीज आप ध्यान रखना, क्या किस तरीके से डिजाइन करेंगे। सही बता रहा, आज यार आज बहुत कम लोग आए हैं। आज बहुत कम लोग आए हैं, पता नहीं कहाँ सब सो रहे हैं। बताइए बताइए सर, कमेंट नहीं दिख रहा है, कमेंट नहीं दिख रहा है, ऐसे कैसे नहीं दिख, ठीक है। तो चलिए भाई, तो आगे लेकर चलते हैं। अगर इसमें हम बात करें
तो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंट्रोल सिस्टम क्या है, एक ऑटोमेटिक सिस्टम है हमारे पास, जिसमें किसी प्रोसेस, क्या अभी इसके पहले ही बताया था, हम लोग क्या कर सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा किसी भी सिस्टम का क्या कर सकते हैं, उसको प्रोसेस करा सकते हैं, क्या मशीन या इक्विपमेंट के ऑपरेशन को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। मतलब मेन मुद्दा हमारा यह है कि भैया माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा हम लोग किसी भी सिस्टम का प्रोसेस करा लो, चाहे मशीन हो चाहे इक्विपमेंट हो, इन सभी जो कार्य कर रहा है उन कार्यों को कंट्रोल कर सकते हैं, किसके अकॉर्डिंग, क्या किसके अकॉर्डिंग, माइक्रो प्रोसेसर के अकॉर्डिंग। अच्छा जी, वहां पर हम माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करते हैं। माइक्रो प्रोसेसर का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में भी क्या करते हैं, यूज किया जाता है। मतलब माइक्रो प्रोसेसर को एज ए सीपीयू के रूप में यूज करते हैं। सीपीयू तो हमारे पास यहाँ वो दिखा देता, बट अब खोल के तो ला नहीं सकता। तो सीपीयू आप देखो, तो सीपीयू में भी, सीपीयू के अंदर ही माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। विदाउट माइक्रो प्रोसेसर मतलब वही समझो कि बिना दिल का इंसान का रहना, तो वैसे ही है, भले हाथ पांव कुछ भी रहे, दिल ना रहे तो फिर क्या है। तो इंसान और रोबोट में क्या अंतर, इंसान के पास दिल, रोबोट के पास दिल नहीं है भाई। मतलब इंसान चीजों को फील कर पाता है, जबकि रोबोट ये चीज नहीं कर पाता है। तो ये हमारे पास छोटी सी मैंने बताया अभी तो कंट्रोल सिस्टम के बेस पे माइक्रो प्रोसेसर को कैसे वर्क कराते हैं, तो ऑटोमेटिक रूप से या कंट्रोलिंग करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। अच्छा, अगला आता है कि ये विभिन्न सेंसर से डेटा को क्या करता है, प्राप्त करता है। माइक्रो प्रोसेसर जो होता है, जो हमारे सेंसर होते हैं, अलग अलग प्रकार के सेंसर। कोई दो सेंसर का नाम बताओ, चलो चलो बताओ बताओ बताओ, किसी दो सेंसर का नाम बताओ, कोई दो सेंसर का नाम बताओ। अच्छा कोई बताए नहीं यार, कोई मैच वगैरह छोड़ के तो नहीं आए हो। देखो मेरी हर प्रॉब्लम बनती है, अगर आप लोग मैच वगैरह छोड़ के आए हो ना, तो मैं आप लोग की सपोर्ट कर दूंगा, फिर भी थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दूंगा। बताओ, हाँ कोई दो सेंसर का नाम बताओ बताओ। अभी कल बताया था, सही बता रहा हूं, होली खिला दूंगा अगर नहीं बोलोगे तो। बताओ कोई दो सेंसर का नाम बताओ, बोलिए बोलिए बोलिए। किसी को नहीं पता है, किसी को नहीं पता हो भाई, कौन सी दुनिया में हो आप लोग यार। हाँ राधे राधे, ठीक है जी। कोई दो सेंसर का तो नाम बताओ यार। चलो एक मैं बता देता हूं, आईआर सेंसर एक था, एक आईआर सेंसर था। और कोई एक सेंसर बताओ, एक आईआर सेंसर था और कोई एक, किसी को नहीं पता है। सही बता रहे हैं, क्या करें। इसे आप लोग के गले में फंदा बांध के क्या करना चाहिए, इसे खींच देना चाहिए। भाई साहब दो तो सेंसर, एक तो आईआर मैंने बताया, अल्ट्रासोनिक सेंसर का नाम सुने हो, आईआर सेंसर, अल्ट्रासोनिक सेंसर, एलडीआर सेंसर, कहां पर थे, टेम्परेचर सेंसर, बताइए। छोड़ो भाई। अब देखो इसके बाद अगर हम बात करें तो क्या है, तो ये विभिन्न सेंसर से डेटा प्राप्त करता है और इसका उसका क्या करता है, एनालिसिस करता है। सेंसर के द्वारा डेटा को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। मतलब सेंसर से ही तो डेटा लेते हैं यार। फिर उसके बाद एनालॉग सेंसर है तो उसको चेंज करेंगे, जिस प्रकार का सेंसर है, चाहे फिजिकल क्वांटिटी को चेंज करते हैं। तो सेंसर से क्या करते हैं, डेटा को क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। और कलेक्ट करने के बाद वह क्या करते हैं, फिर उसका एनालिसिस करते हैं और आवश्यक कंट्रोल सिग्नल और आउटपुट डिवाइस को दे देते हैं। यानी कि जब हम डेटा प्राप्त कर लेंगे, उसका एनालिसिस कर लेंगे कि किस प्रकार का यह डेटा है, कहां पर भेजना है, तो उसको क्या करते हैं कि जो कंट्रोल सिग्नल होता है और जो आउटपुट हमारी डिवाइसेस होती है, तो कंट्रोल सिग्नल को आउटपुट डिवाइस के द्वारा दे दिया जाता है। तो यह हमारे पास क्या थी, यह सेंसर से प्राप्त डेटा को आउटपुट डिवाइस तक कैसे भेजते हैं। अगला आता है, इस प्रकार के माइक्रो प्रोसेसर वे सिस्टम अधिक एक्यूरेट होते हैं। ऐसा सिस्टम बहुत ज्यादा शुद्ध होता है, फास्ट होता है और फ्लेक्सिबल ज्यादा होता है। मतलब बहुत आसानी से यह काम कर लेता है। अब इसका ब्लॉक डायग्राम देखो, क्या यहां पर अगर हम बात करें ब्लॉक डायग्राम, तो भाई ब्लॉक डायग्राम क्या है, ध्यान रखो। चलो सो ब्लॉक डायग्राम में अगर आप ध्यान रखो, तो ब्लॉक डायग्राम में आपको क्या क्या चीजें दिख रही है कि अगर इसको एज ए क्या
कंट्रोल सिस्टम के बेस्ड कंट्रोल सिस्टम के रूप में यूज करते हैं तो कौन कौन सी डिवाइसेस होनी चाहिए। तो सबसे पहली जो डिवाइस है, यहां पर हमारे पास है इनपुट डिवाइस। यहां पर हमारे इनपुट के बाद क्या है, यहां पर सिग्नल कंडीशनिंग। इनपुट के रूप में क्या हो सकता है, सेंसर हो सकता है, कीबोर्ड हो सकता है, ये सभी क्या है, ये सभी इनपुट डिवाइसेस है। जहां पर यही डेटा आता है, जितने भी डेटा होते हैं, डेटा को कनेक्ट करने का काम कौन करता है, तो यह इनपुट डिवाइस। इसके बाद सिग्नल कंडीशनर। सिग्नल कंडीशनर का काम क्या होता है, कल बताया था। बताओ, सिग्नल कंडीशनर का काम है कि जो सिग्नल इनपुट डिवाइस से प्राप्त होगा उसको एम्पलीफाई करेगा, एक काम और करता है, फिल्टर करता है। सिग्नल को एम्पलीफाई भी करता है और फिल्टर करने का भी काम करता है। फिर इसके बाद ये किसको भेज देता है, ये भेजता है माइक्रो प्रोसेसर। अब माइक्रो प्रोसेसर के अंदर दो चीजें मेन होती है। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर एक तो होता है सीपीयू, यानी जिसको आप कह सकते हो माइक्रो प्रोसेसर होता है। दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट, यानी कि एक सीपीयू एक कंट्रोल यूनिट। और आपको पता होगा कोई भी सीपीयू होता है उसमें मेमोरी डिवाइस का होना, यानी कि रजिस्टर जो होते हैं या जो मेमोरी होती है वह भी रहती है। तो माइक्रो प्रोसेसर में जो माइक्रो प्रोसेसर को सिग्नल मिलेगा वह सिग्नल कहा जाता है आउटपुट डिवाइस को। आउटपुट डिवाइस के रूप में हमको क्या मिलता है, क्या मिलता है भाई, डिस्प्ले हो जाए, मोटर हो जाए, क्या आपके प्रेस हो जाए, एसी, कूलर, फ्रिज, सब क्या है, आउटपुट डिवाइस है। अच्छा, अब इस सीपीयू में क्या होता है, हमारे पास एक मेमोरी लगी रहती है और मेमोरी हमारे पास कौन कौन सी होती है, एक रैम होता है, एक रोम होता है। तो इन सभी के बारे में अब आपको पढ़ना है, इन सभी के बारे में आपको क्या करना है, जानना है। क्या, इन सभी के बारे में आपको क्या करना है, जानना है। चलो बताइए बताइए बताइए, हाँ बताओ भाई। किसको किसको पता है इसमें, अब इन सभी के बारे में क्या करोगे, जानोगे। ठीक है, क्लियर है। ब्लॉक डायग्राम में कोई दिक्कत है इसमें, ब्लॉक डायग्राम में कोई दिक्कत है किसी को, ब्लॉक डायग्राम में कोई दिक्कत, ऐसी कोई चीज जो आप इसमें नहीं जानते हो, ऐसी कोई चीज जो आप इसमें नहीं जानते हो, बताओ एक बार, कोई ऐसी चीज है भाई। कोई ऐसी चीज जो इसमें आप नहीं जानते हो, ठीक है, मतलब सब जानते हो आप लोग। अगला आता है, अगर हम बात करें इनपुट डिवाइस के बारे में, तो इनपुट डिवाइस क्या होती है, सिंपल सा आपको पता है। इनपुट डिवाइस वह डिवाइस होती है जिसमें एक्सटर्नल सिग्नल या डेटा प्रोसेसर को दिया जाता है। यह डेटा एनालॉग या डिजिटल सेंसर के रूप में, क्या, डिजिटल सिग्नल के रूप में हो सकता है। मतलब इनपुट डिवाइस में हम क्या करते हैं कि जो भी डेटा हम लोग किसको देते हैं, माइक्रो प्रोसेसर को डेटा देते हैं, जो एक्सटर्नल सिग्नल का मतलब ब्लॉक, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, मैं लिखा सही था यहां, जो एक्सटर्नल सिग्नल होता है, तो यहां हम लोग जो बाहरी सिग्नल होता है, बाहर वाली सिग्नल को क्या करते हैं, बाहर वाली सिग्नल को पहले भेजते हैं इनपुट डिवाइस में, और यह इनपुट डिवाइस क्या करता है, उस सिग्नल को भेजता है, क्या, सिग्नल कंडीशनिंग में भेजता है। सिग्नल कंडीशनिंग में उस सिग्नल का क्या होता है, उसको एम्पलीफाई करता है और उसको फिल्टर करता है। फिल्टर करने के बाद किसको भेजता है, माइक्रो प्रोसेसर को भेजता है। तब यह माइक्रो प्रोसेसर उस सिग्नल को भेजता है आउटपुट डिवाइस के पास। अच्छा, अब आउटपुट डिवाइस के पास सिग्नल भेज देगा, यानी आउटपुट डिवाइस को क्या करता है, यह माइक्रो प्रोसेसर तब कंट्रोल करता है। सबसे पहले सिग्नल कहां आता है मेरे दोस्त, आएगा इनपुट डिवाइस में। अब इनपुट डिवाइस में जब सिग्नल आएगा तो वो सिग्नल को क्या करेगा, इनपुट डिवाइस एनालिसिस करेगा कि वो सिग्नल कैसा है, फिजिकल क्वांटिटी है या एनालॉग रूप में है या डिजिटल रूप में है। तो उस प्रकार से ये क्या करता है, उसको एनालिसिस करेगा। एनालिसिस करके किसको देता है, सिग्नल कंडीशनिंग को। अब ये जो सिग्नल कंडीशनिंग होता है, ये कहिए एक ऐसी डिवाइस होती है जो सिग्नल को क्या करती है, एम्पलीफाई करती है और फिल्टर का भी काम करती है। जो हमारे पास एक्स्ट्रा अनवांटेड जो सिग्नल होता है उसको बाहर निकाल फेंकने का भी काम करता है सिग्नल कंडीशनिंग। अगला आता है माइक्रो प्रोसेसर।
सिग्नल कंडीशनिंग से जो सिग्नल होता है फिल्टर होके एम्पलीफाई होके कहाँ आता है, माइक्रो प्रोसेसर में आता है, और यही माइक्रो प्रोसेसर में जब सिग्नल आता है तो उसी को भेज देते हैं आउटपुट डिवाइस के पास। अब इस वह आउटपुट डिवाइस डिस्प्ले हो, मोटर हो, एक्चुएटर, कुछ भी आउटपुट डिवाइस हमारा हो सकता है, जिसके द्वारा अगर हम लोग जिस सिग्नल को कंट्रोल करके आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल कर लेते हैं। सिग्नल कंट्रोल करने का मतलब माइक्रो प्रोसेसर में सिग्नल है तो माइक्रो प्रोसेसर को कंट्रोल करके हम आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल कर पाते हैं। साथ में इसमें एक मेमोरी रहती है जो क्या करती है, कोई भी डेटा वगैरह आता है तो उस डेटा को भी स्टोर करके रखने का काम करती है कि इन फ्यूचर बाद में अगर चीजें भूल जाते हैं तो यहाँ डेटा हमारा क्या रहेगा, स्टोर रहेगा। समझ पाए मेरी बात? तो यह इसका ब्लॉक डायग्राम था और हर एक के बारे में भी मैंने बता दिया। तो यहां पर इनपुट डिवाइस क्या था कि इनपुट डिवाइस क्या होता है, एक्सटर्नल सिग्नल। एक्सटर्नल का मतलब बाहरी सिग्नल। बाहरी सिग्नल या डेटा को क्या करता है, माइक्रो प्रोसेसर को देता है। कौन? इनपुट सिग्नल। यह डेटा किस रूप में हो सकता है भाई, या तो एनालॉग रूप में हो सकता है या तो डिजिटल रूप में हो सकता है। एनालॉग रूप में रहेगा तो उसको चेंज कर देंगे एडी कन्वर्टर के द्वारा, फिर वह डिजिटल सिग्नल में, यानी माइक्रो प्रोसेसर में जो सिग्नल जाएगा वह डिजिटल फॉर्म में ही जाता है। अच्छा, एग्जांपल के रूप में हमारे पास एक्सटर्नल सिग्नल क्या हो सकते हैं, या इनपुट डिवाइस में जो सिग्नल आएगा वह क्या हो सकता है। हाँ क्या भाई सर, इसमें फिल्टर का वही वर्क है जो पीसी में होता है। आप कह सकते हो बिल्कुल वही वर्क है जो पीसी में होता है, अनवांटेड सिग्नल को ही फेंकने का काम करता है। अब वहां जो फिल्टर लगता है, यहाँ जो फिल्टर, उसमें आप अलग अलग प्रकार के लो पास फिल्टर, बाई पास फिल्टर, तो अलग अलग प्रकार के फिल्टर पढ़ो। तो यहाँ जो फिल्टर होता है उस फिल्टर का काम है केवल डेटा वगैरह में कोई एक्सटर्नल अनवांटेड सिग्नल तो उसको निकाल के फेंकने का काम होता है। एकदम बिल्कुल वही चीज है। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करें तो क्या है एग्जाम्पल के रूप में, अगर हमारे एक्सटर्नल जैसे हमारे पास टेम्परेचर सेंसर, क्या प्रेशर सेंसर, कीबोर्ड, ये सभी क्या है, इनपुट डिवाइसेस है। ये सभी क्या है, इनपुट डिवाइसेस होती हैं। तो चलिए, सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट पता है सभी को? सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट पता है कि नहीं पता है, बताओ, बताइए भाई, सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट पता है कि नहीं पता है? तो सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट सेंसर से प्राप्त, भाई साहब अभी बताया था, सेंसर से प्राप्त सिग्नल कहा जाता है बहुत वीक होता है। सेंसर से जो सिग्नल प्राप्त होगा वो वीक रहता है, तो उसको हम वीक सिग्नल या नॉइज को क्या किया जाता है, सिग्नल हो जाता है। तो अगली स्टेज में क्या करते हैं, एक्सेप्टेबल नहीं होता। मतलब अगर सेंसर से वीक सिग्नल है तो उसको हम लोग माइक्रो प्रोसेसर में भेजने के लिए वह उतना ज्यादा मजबूत स्ट्रांग नहीं होता है, तो जिसके कारण से हम लोग क्या लगाते हैं, सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट का प्रयोग करते हैं। यह क्या करता है, यह सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, और एम्पलीफाई करने के बाद इसमें जो अनवांटेड सिग्नल है उसको बाहर निकाल के, यानी फिल्टर करके किसको भेजता है, माइक्रो प्रोसेसर को भेजता है। तो ये सिग्नल को क्या करता है, एम्पलीफाई करता है, और नॉइज जैसे को, नॉइज या अनवांटेड सिग्नल को क्या करता है, रिमूव कर देता है। रिमूव करके सिग्नल को फिल्टर करने का काम करता है कौन, सिग्नल कंडीशनिंग का काम करता है। तो ये हो गया। अब ये फिल्टर होने के बाद कहां जाएगा सिग्नल, कहां जाएगा सिग्नल, अब बताओ, फिल्टर होने के बाद सिग्नल कहां जाएगा? मान लो फिल्टर हो गया, एकदम इनपुट आया, इनपुट जैसे टेम्परेचर सेंसर हो जाए, प्रेशर सेंसर हो जाए, ये सभी हमारे इनपुट है, कीबोर्ड हो जाए, तो वहां से कहां सिग्नल आया, हमारे पास आया सिग्नल कंडीशनिंग। सिग्नल कंडीशनिंग में सिग्नल एम्पलीफाई हुआ, बढ़ गया मान, फिर उसको फिल्टर किया, खराब चीजों को निकाल दिया, फिर उसके बाद सिग्नल कहां जाएगा, इसके बाद सिग्नल कहां जाएगा, बताओ बताओ बताओ, कहां जाएगा सिग्नल इसके बाद? बोलिए बोलिए भाई, हम ना अब सब कुछ में भाई कुछ तो अपने से बता दो, कहां जाएगा इसके बाद सिग्नल हमारा, बताइए। सीपीयू में जाएगा, वेरी गुड। सीपीयू मतलब माइक्रो प्रोसेसर में जाएगा। इसके बाद जो सिग्नल रहेगा कहां जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर में जाता है। तो इसके बाद सिग्नल हमारा आउटपुट में, कहां है भाई, आउटपुट में क्यों जाएगा? इसके बाद सिग्नल जाता है माइक्रो प्रोसेसर में, अगर ब्लॉक डायग्राम याद हो तो आपको, कहां जाता है, माइक्रो प्रोसेसर में जाता है इसके बाद सिग्नल। तो यही चीज है। अगला आता है माइक्रो प्रोसेसर, वेरी गुड। तो माइक्रो प्रोसेसर इस सिस्टम का ब्रेन होता है, पूरे सिस्टम का, मतलब माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम का क्या कहते हैं, ब्रेन कहा जाता है। आपका ब्रेन कौन है, आप ही, आपका ब्रेन तो आपके पास है ना, सबके और सभी लोग के पास। मान लो किसी और का ब्रेन किसी और के पास हो सकता है, बट आपका तो आपके पास है ना।
तो क्या करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर को कहा जाता है पूरे सिस्टम का क्या होता है, ब्रेन होता है। यही सभी कार्यों को क्या करता है, कंट्रोल करता है। माइक्रो प्रोसेसर ही सारे कार्य जितने भी फंक्शन हो रहे हैं सभी को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। यह इनपुट सिग्नल को क्या करता है, पढ़ता है। जो इनपुट सिग्नल आएगा उसको रीड करेगा, कैसा सिग्नल है भैया, ठीक ठाक हो, तुम ठीक हो, आगे भेजूं कि ना भेजूं, कुछ दिक्कत तो नहीं है। और उसे प्रोग्राम के अनुसार क्या करता है, उसका प्रोसेस करता है। जिस प्रकार का सिग्नल रहता है उस प्रकार का उसका प्रोसेस करके क्या करता है, और आउटपुट को निर्णय लेने के लिए दे देता है। जैसे मान लो हमारे पास प्रेस है, क्या है, प्रेस है। अब अगर प्रेस है तो प्रेस में अगर टेम्परेचर ज्यादा हो जाए तो माइक्रो प्रोसेसर कहेगा ये भैया ज्यादा टेम्परेचर हो तो सर्किट जल जाएगा, तो भाई फिर क्या करेगा, सप्लाई काट देगा। जब प्रेस ठंडा हो जाएगा, जैसे ठंडा होगा तुरंत ऑटोमेटिक फिर ऑन हो जाएगा। मतलब माइक्रो प्रोसेसर प्रोसेस करता है सिग्नल को कि कब भेजना है कब नहीं भेजना है, मतलब सिंपल सा सिग्नल को ही कंट्रोल कर लेता है कि आउटपुट को भेजू या न भेजू, तो किस प्रकार की डिवाइस है उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, यह काम कर सकता है। तो यहां पर था, कमेंट नहीं शो हो रहा है, कमेंट तो शो होना चाहिए यार, कमेंट क्यों नहीं शो होगा, अब हो रहा है, ठीक। अब जो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं इसके लगभग 3 मुख्य पार्ट होते हैं। अभी तीनों के बारे में आप पढ़े हो पीछे, मैंने ही बताया, अगर आपको पता होगा। एएलयू के बारे में पता है, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, क्या होता है, जोड़ने घटाने लॉजिक ऑपरेशन जैसे और गेट, एंड गेट, नॉट गेट का कंपैरिजन करने, इन सभी में मतलब माइक्रो प्रोसेसर के अंदर होता है कि सिग्नल को ऐड करना है, सिग्नल को सब्ट्रैक्ट करना है, कि और है, एंड नॉट है, किस प्रकार का लॉजिक ऑपरेशन है, तो वहां अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट होता है, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ही होता है। दूसरा, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर एक होता है हमारे पास क्या क्या भाई, अगला होता है कंट्रोल यूनिट। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ही क्या होता है, हमारे पास कंट्रोल यूनिट है। हो रहा है सर, क्या हो रहा है, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ही होता है कंट्रोल यूनिट, जो क्या करता है, कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है भाई साहब, कि जितने भी प्रोसेस होते हैं पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करता है, जो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर कंट्रोल यूनिट होता है। और माइक्रो प्रोसेसर में ही हमारे रजिस्टर्स रहते हैं। आप 8085 पढ़ो, 8086 पढ़ो, तो एक जनरल पर्पस रजिस्टर, एक स्पेशल पर्पस रजिस्टर होते हैं, आपको पता होगा। तो वहां पर भी क्या होते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर के अंदर आपके रजिस्टर्स होते हैं, या टेम्परेरी रजिस्टर होते हैं, जो टेम्परेरी रूप से डेटा को स्टोर करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। और यह रजिस्टर हाई स्पीड मेमोरी होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा स्पीड पे क्या करते हैं, यह काम करते हैं। तो रजिस्टर यानी एक टेम्परेरी रूप से क्या करते हैं, टेम्परेरी डेटा को स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है। रजिस्टर हाई स्पीड से मेमोरी में होते हैं। तो यह 3 हमारे माइक्रो प्रोसेसर के अंतर्गत था। इसके बाद आता है हमारे पास क्या, मेमोरी यूनिट होती है। तो मेमोरी का काम होता है डेटा को स्टोर करना, कलेक्ट करना। अब मेमोरी हमारे पास 2 प्रकार की होती है, एक होता है रैम, रैंडम सॉरी एक होता है रोम, रीड ओनली मेमोरी, एक होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या, एक होता है रीड ओनली मेमोरी और एक होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए, तो फिर अगर हम बात करें, गुरु जी मेरा प्रॉब्लम सॉल्व, कैसा प्रॉब्लम भाई, आपका क्या प्रॉब्लम? अगर रीड ओनली मेमोरी क्या होता है आपको पता है, रोम क्या होता है, ये परमानेंट मेमोरी होता है, जो डेटा को क्या करता है, परमानेंट रूप से क्या करता है, स्टोर करने का काम होता है। और इसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। क्या, इसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। अब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी मैंने ये चीज पढ़ाया था कि रोम हमारा रीड ओनली मेमोरी जो होता है वो परमानेंट स्टोरेज डिवाइस होती है। क्या, परमानेंट स्टोरेज डिवाइस होती है, जो क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है। इसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। रैम क्या होता है, अगर हम रैम के बारे में बात करें तो क्या होगा भाई, बताइए, रैम क्या होगा, रैम 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 जगन्नाथ, चलिए। मैच देखो, बगल में अनुराग सर मैच देख रहे हैं यार, हमारा भी मन नहीं लग रहा है भाई, मैं भी देखूं कितना रन पहुंचा, कोई देख रहा था भाई इसमें, आज तो खतरनाक है। सुनो, रैम क्या होता है भाई, वो तो रोम था ना, तो ये होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो डेटा को टेम्परेरी रूप से स्टोर करता है, उसे इसे वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है, रैम को।
आउटपुट डिवाइस क्या होती है, जो माइक्रो प्रोसेसर से प्राप्त सिग्नल को क्या करते हैं, बाहरी दुनिया में कार्य करने के लिए उपयोग लाया जाता है। जो बाहरी दुनिया मतलब कि जो बाहर की चीजें हैं, जैसे स्पीकर हो जाए, डिस्प्ले हो जाए, मोटर हो जाए, ये सारी चीजें हैं। हाँ सर क्या स्कोर हो गया बता दो। तो ये इतनी सारी चीजें थी, ओवरऑल आपने ये टॉपिक पढ़ लिया। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास ये, नेक्स्ट टॉपिक ये आता है, यहां दे, क्लियर है, बताइए बताइए बताइए। ये वेलेटर। अगला आता है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर को हम लोग अपने इंडस्ट्री में किस किस तरीके से उपयोग कर पाते हैं, अब वह चीज आपको दिखला है। जले पे सुनो, अगर हम बात करें तो इंडस्ट्री में हम लोग ज्यादातर माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग हम लोग बहुत नॉर्मल तौर पे हर जगह ज्यादातर यूज हम लोग करते हैं। जैसे कहां पर, जैसे हमारे पास ऑटोमेशन के रूप में हम यूज कर सकते हैं, क्या कंट्रोल के रूप में यूज कर सकते हैं, मॉनिटरिंग के रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और छोटे सस्ते जैसे चिप हमारे पास होती है छोटी बहुत, उस क्या होने के कारण ये भी क्या करते हैं, प्रोसेस और मशीन तथा ऑटोमेटिक रूप से कंट्रोल करने के लिए, डेटा को स्टोर और प्रोसेस करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं, किसका, माइक्रो प्रोसेसर का। अब कहां कहां उपयोग करते हैं वो चीज ध्यान रखो। पहला, ऑटोमेटिक असेंबली लाइन। ऑटोमेटिक असेंबली लाइन का मतलब कि हम लोग किसी भी मशीन हो जाए, जैसे हमारे पास प्रोडक्शन करने वाली मशीन होती है, जहां पर हमारे पास ऐसी मशीनें होती है जिसका वर्क कंटिन्यू चलता रहता है, तो वो ऑटोमेटिक चलाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करते हैं, जो ऑटोमेटिक कंट्रोल किया जा सके। क्या इसमें क्या होता है, काम समय पे हो जाता है और बहुत एक्यूरेट होता है। जैसे हम पकड़ लिए कि एक को बॉक्स उठाना है रखना है, उठाना है, एक मशीन लगा दिए, बॉक्स उठाना है रखना है, उठाना है रखना है, तो क्या होगा, इसमें उठाएगा और वही जगह रखेगा जहां फिक्स रहेगा। आदमी क्या है, उठाएगा फेंके, उठाए फेंके, तो उसमें एरर की संभावना, इसमें कोई एरर नहीं, उठाया रखा उठाया, तो ऑटोमेटिक सारे सिस्टम है, तो इसमें क्या हो गया, एक्यूरेसी भी हमारे पास अच्छी खासी होती, मतलब कोई गलती नहीं होती है, साथ में समय पे काम हो जाता है, ज्यादा समय भी नहीं लगता है। तो यह हमारे पास था। नेक्स्ट होता है प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम। क्या अगला है, प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम। तो क्या है भैया कि इसमें जैसे हमारे पास क्या हो जाए, ऑयल रिफाइनिंग, जैसे इंडस्ट्री प्लांट में ऑयल वगैरह बनते हैं, जैसे केमिकल इंडस्ट्री हो जाए, चाहे हमारे पास क्या पावर प्लांट में भी क्या होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग विभिन्न पैरामीटर, जैसे हमारे पास टेम्परेचर हो जाए, क्या हो जाए, फ्लो हो जाए, प्रेशर लेवल को कंट्रोल करने के लिए। जैसे ऑयल है, अब ऑयल भर रहा है, क्या जो बॉक्स है, बॉक्स में ऑयल भर रहा है, भर रहा है, भर रहा है, भर रहा है, अब भैया बॉक्स भर गया, अब कैसे पता लगेगा बॉक्स भर गया, तो हम क्या लगा देंगे, हम माइक्रो प्रोसेसर से एक सेंसर लगा देंगे, जैसे बॉक्स भरेगा वैसे हमको तुम बताना, हम पूरा का पूरा क्या करेंगे, ऑयल बंद कर देंगे जब तक दूसरा बॉक्स नहीं आएगा। तो वैसे यहां पर वहां पर यूज कर सकते हैं। केमिकल जो हमारे पास इंडस्ट्री है, क्या मान लो कौन सा केमिकल कितना बनाना, सारा ऑटोमेटिक सिस्टम के रूप में है, तो वहां पर यूज कर सकते हैं। पावर प्लांट में, जैसे पावर प्लांट का मतलब जहां बिजली वगैरह बनती है, अगर सप्लाई काटना है तो घर से बैठ के फोन से सप्लाई काट सकते हो, इतनी बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई, फोन से सप्लाई काट सकते हो। सोचो सोचो भाई, ये बहुत बड़ी चीज हो गई। चलिए ये हो गया, ये सेंसर से सिग्नल प्राप्त करके क्या करता है कि एक्टिवेटर जैसे वाल्व मोटर को भी कंट्रोल कर सकता है। वाल्व मोटर का मतलब जैसे ये समझो, मान लो कि ऑटोमेटिक रूप से किसी ट्रक में क्या भरा जा रहा है, कोई कोयला भरा जा रहा है, बिल्कुल ऊपर से कोयला गिर रहा है, वाल्व खुला, कोयला गिर रहा है, जैसे ही ट्रक भरेगा वैसे ही वाल्व बंद हो जाएगा। क्या ट्रक भरते ही वाल्व बंद हो जाएगा, सारी चीजें ऑटोमेटिक रूप से है। चाहे ट्रेन चल रही है, ट्रेन भी आजकल ऑटोमेटिक चल रही है, गाड़ी वगैरह भी क्या होती है, ऑटोमेटिक चल रही है। तो चीन वगैरह में अगर आप जाओगे तो गाड़ी वगैरह भी, वहां अगर कैब आप बुक करोगे ना, कैब आ जाओ, कैब आएगी मतलब गाड़ी, कार आएगी, कार आएगी, कार में आदमी नहीं रहेगा ये मान लो, कार में आदमी नहीं रहेगा, आदमी नहीं रहने का मतलब भाई कार आई, जैसे रैपिडो आता है ना, कार आई, आपके पास भी कार आएगी, आप क्या करोगे भाई साहब, बैठोगे,
और कोई आदमी नहीं, उस सेंसर से ही पूरा आप जहां जाना चाहते हो वहां लेकर जाएगा, सेंस करे, ठोकेगा नहीं, बिल्कुल सेफली ले जाएगा आपको। तो वहां पर भी हम लोग ज्यादातर यूज कर लेते हैं। चलिए अगला आता है मशीन कंट्रोल में हम लोग यूज करते हैं, जैसे जो हमारे पास सीएनसी मशीन होता है वहां पर यूज करते हैं माइक्रो प्रोसेसर का, और हाई स्पीड तथा अधिक एक्यूरेसी के साथ यह काम करता है। ऑटोमोबाइल जैसे हमारी इंडस्ट्री होते हैं, रोबोटिक आर्म में भी क्या करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर को हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, ताकि वेल्डिंग है चाहे जो हमारे पास असेंबली का सही ढंग से, मतलब उसका जो मिलान वगैरह होता है, जब हमारे पास रोबोट चलते हैं तो सारी चीजें एक समान रूप से वर्क करे, तो वहां पर भी हम लोग क्या करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर का यूज करते हैं। अगला आता है मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग में। तो आधुनिक इंडस्ट्री में जैसे माइक्रो प्रोसेसर डेटा एक्विजिशन सिस्टम में उपयोग करके विभिन्न सेंसर से डेटा को लेकर क्या करता है, एनालिसिस और स्टोर करने का काम करता है। डेटा एक्विजिशन सिस्टम में उपयोग करने का मतलब है, जैसे आजकल स्काडा सिस्टम आ गया है। स्काडा सिस्टम क्या हो गया है कि आप छोटे छोटे क्या करो, छोटे छोटे कंप्यूटर को कई जगह लगा देते हो, छोटे बड़े क्या जिसको हम आरटीडी मतलब बहुत सारे होते हैं, वहां मत जाओ, क्या छोटे छोटे कंप्यूटर को या छोटे छोटे सेंसर को कहीं जगह लगा देंगे। लगाने के बाद क्या करते हैं, अगर कोई भी सिग्नल हमको मिला, अरे यार कुछ गड़बड़ी भाई, क्या कोई कुछ भी क्या हो गई, गड़बड़ी हुई सर, आज तो सभी वेटर चल गए हैं। हाँ हाँ मुझे पता है, आज सभी वेटर चल गए हैं। क्या मैच चला दे, ठीक, अभी अभी चलाते हैं जस्ट इसके बाद। तो वहां पर यूज करते हैं, जैसे सेंसर वगैरह लगा के जो हमारे पास सिग्नल आएगा उसको चेंज कर लेंगे। चलो अगला आता है, जैसे हमारे पास और रोबोट वगैरह होते हैं वहां पर यूज करते हैं, जो रोबोट से पेंटिंग वेंटिंग करने में, क्या जो हमारे पास पेंटिंग वगैरह होता है वहां पर क्या करते हैं हम लोग यूज करते हैं। देखो ये है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। सीएनसी मशीन का मतलब समझो ना, एक मशीन आती है सिलाई करने वाली मशीन, तो ऑटोमेटिक समझो सीएनसी मशीन मतलब सिलाई करने वाली ही मशीन हमारे एक प्रकार से होती है, मतलब एक कपड़े सीने वाली मशीन जो ऑटोमेटिक रूप से हम यूज कर सकते हैं ना। आई होप, मैं तो वही जानता था अभी तक, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। अगला आता है मेडिकल एंड रिसर्च में भी क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं, चाहे ब्लड एनालिसिस होता है, ईसीजी मॉनिटरिंग हो जाए, तो वहां पर भी क्या करते हैं हम लोग, मेडिकल रिसर्च इक्विपमेंट का यूज करते हैं। सो थैंक यू, 2 टॉपिक हमारे पास आज हम लोगों ने पढ़ा। मैच देखोगे क्या, देखोगे मैच तो बताना। चलो लास्ट ओवर वगैरह चल रहा होगा। तो क्या क्या पढ़ चुके हैं हम लोग, क्या क्या पढ़ चुके हैं भाई। तो ये टॉपिक हो गया है और इंडस्ट्री हो गया। कल 2 टॉपिक बचा हुआ है, कल ये पढ़ा दूंगा, ये पढ़ा दूंगा, कल ये हमारा यूनिट खत्म हो जाएगा ना। एक बार सीएनसी मशीन आप चेक कर लेना। चलो और ट्राई करते हैं, मैं वैसे खोल के ही रखा था, लेकिन लॉगिंग करूं तब तो भाई 1 सेकेंड। हाँ हाँ, एक वेट 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 3859। भाई सुनोगे, लो भाई, भाई सुनोगे आवाज आवाज, देख लो मैच देखो। एक ओवर है, आराम से देखो, एक ओवर। को बहुत अच्छे से पिक किया, इंतजार किया, उसने मूव किया तिलक वर्मा को। वेट करना बड़ा जरूरी था इस शॉट में। तिलक ने वेट भी किया और पावर भी अचीव किया, बेहतरीन शॉट। शॉट वाकई देख लो भाई, वेट कर रहे हैं, आसान नहीं होता धीरे गेंद को सामने 6 में कन्वर्ट करना। पिछले ओवर में भी
मुजरबानी की गेंद पे जो छक्का लगाया था वो भी बहुत बढ़िया शॉट। मैदान खचाखच भरा हुआ है, ये यहाँ तो आप हमेशा देखेंगे, जैसे काश ने कहा था, नॉलेजेबल क्राउड। भारत के लिए सबसे ज्यादा सिक्सेस एक पारी में। चलो 15वां हो गया फिर। मजा आ रहा है भाई। 33 ओवर की बची है और एक ओवर इसके बाद। साधारण गेंदबाजी, बिल्कुल नाखुश, फुल टॉस, फुल टोल के साथ वर्मा ने एक और छक्का। 323 की स्ट्राइक रेट हो चुकी है तिलक वर्मा की। ये वही बल्लेबाज है जो 100 की स्ट्राइक रेट से पिछले कुछ देर से गिर रहा था। मैदान बदला, ऑपोजिशन बदली, पिच बदली, पोजीशन बदली और यहाँ पे स्ट्राइक रेट भी तिलक वर्मा की बदल गई। एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड अब खतरे में है। 15 तो हमने लगा दिए, 16 भी हो जाएंगे ऐसा प्रतीत होता है। 260 वहां पहुंचना है। एक रन यहां मिल जाएगा। 19वें ओवर से आए हैं 21 रन। बस करें भाई अब। वो कहते हैं कि सिक्स बार मैंने कभी स्कोर नहीं किया। सबसे पहले दीजिए। अब रहने दें भाई, क्या कहते हो? बंद कर दे, देखोगे अभी एक दो ओवर, एक का ओवर तो रह गया है, देखोगे कि बंद, क्लास बंद कर दे, क्या कहते हो? बताओ 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 बताओ, फिर इसके बाद फिर हम भी चले। एक और ओवर, ठीक है ठीक है ठीक। हाँ हाँ भाई, एक और ओवर, काहे नहीं, एक और ओवर। मैच ही देख लो। सर जी बंद कर दीजिए। अच्छा जी, एक और ओवर है, देख लो, एक और ओवर है, देख लो। कि आखिरी ओवर में एक अतिरिक्त फील्डर रखना पड़ेगा सर्कल में और इसकी हम कर रहे थे बात। एक और ओवर है, देख लो सबसे बड़ा ये। टोटल ये भी 2007 के विश्व कप का बना हुआ स्कोर है जो अभी तक टूटा नहीं है। 10वां एडिशन है ये। श्रीलंका ने बनाया था केन्या के सामने 2007 में। 30 रन और चाहिए। 5 खिलाड़ी सर्कल में है। डॉट गेंद के साथ इस ओवर की है शुरुआत। पिछले ओवर में तो आतिशबाजी थी ना। पहली गेंद पे वो पॉइंट के बाद चौका आया। गेंदबाजी को नहीं सामने के लिए कोशिश कर रहे थे, उसको बहुत तरीके से पावर दिखाया अच्छी रन के लिए। बड़ी ओवर में तब्दील किए हैं। अच्छी ओवर डाले हिमांश ने, इसमें कोई दो राय नहीं है। दो गेंदें, दो लगातार यॉर्कर, सिर्फ एक रन आखिरी इस ओवर में। अच्छी शुरुआत है लेकिन फिनिश करना बहुत जरूरी है अच्छे से। 242। यहाँ से अगर पांच लगते हैं, 4 छक्के तो टूटेगा श्रीलंका वाला जो हम दिखाया है। हो जाएगा। लगने चाहिए, हर बॉल पे बाउंड्री लगे तो फिर वो रिकॉर्ड जो है खतरे में है, 260 वाला। कुछ के लिए तैयार यॉर्कर और बैटर दैन स्लो वन के लिए हार्दिक की ओर करें ब्रैड इवांस टॉप क्लास ये गेंदबाज है, क्रीज में डाउट नहीं है। रन चेस। अब ये भी वो डैन की कहानी है कि फिर इस टूर्नामेंट के एक्सिट डोर में खड़ी हो जाएगी जिम्बाब्वे की टीम। बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। 2 होगा नहीं, डाई होगा आकाश पे। ज्यादा रन है, रन चेज नहीं होते हैं। और एक अच्छी गेंद, 2 रन मिलेंगे इस गेंद पे। 244 ये तो चाह के भी मुझे लगता है कि अब पास भी नहीं आएंगे। 19 ओवर में 241 हो जाए। आखिर पर आप गेंदबाजी करने आए और पहली 4 गेंदों में आप सिर्फ 3 रन दे। ये टॉप क्वालिटी बोलिंग है देवांश के द्वारा। फास्ट भी रहे, फ्यूरियस भी था।
250 में पहुंच गया भारत का स्कोर। He attempted Yorker, लेकिन शॉट चल रहा है जी। जबरदस्त शॉट, ये ताकत वाला शॉट है। सिर्फ वेट किया उनके पाले में गेंद और नो लुक शॉट, सामने फ्लैट सिक्स। हार्दिक पांड्या, कुंफू पांड्या, वाह भाई वाह, स्वैग है खिलाड़ी। अब ऐसा शॉट लगाते हो तो फिर मजा सा आ जाता है। भाई तो समाप्त करेंगे हमारे छठे इसके 256 और अर्धशतक भी अपना पूरा किया। वेल प्लेड हार्दिक पांड्या। हार्ड हिटिंग पांड्या, हरफन बोला है पांड्या। आज तो एकदम ठीक है भाई। पांड्या मात्र 23 गेंदें खेली और पहुंच गया अर्धशतक। चलो बस करो, अब हो गया। तो अब मिलते हैं कल के डेट में। आज के लिए इतना ही। अब मेरी अगली क्लास है ना, तो मैं अपनी अगली क्लास ले लेता हूँ। चलो फिर थैंक यू सभी को भाई साहब। सर कॉपीराइट है, एप्लीकेशन मेरा है। ओ भाई ये मेरे ऐप में पढ़ रहे हो, कैसे कुछ हो जाएगा? कुछ ना हो पाएगा भाई। कॉपीराइट आ जाए, कुछ यहाँ कर लो, कुछ ना। नहीं तो लेक्चर 2 आवर का हो जाएगा तो मन नहीं लगता है। अच्छा जी, चले फिर। थैंक यू फ्रेंड्स। बताइए। मैच चल रहा है, देखिए लाइव चल रहा है। भाई सब देख रहे हैं, लाइव देख रहे थे उधर। इनको लग रहा है कि भाई इधर नहीं चल रहा। था, पहुंच गया फिर हम लोग हाँ, 200 अपने करीब में गए। हाँ बहुत आप बताइए सर कौन जीतेगा? वो तो अभी समय बताएगा। भाई मैं अपनी क्लास कैंसिल करके बैठा हूँ, ये क्लास में लेके एंजॉय कर रहे हैं। वाह। हाँ भाई, ये यूट्यूब थोड़ी है, कुछ भी कर सकते हैं। वो एक लड़का लिख रहा है, सर वीडियो पे कॉपीराइट नहीं आ जाएगी। हाँ, ये यूट्यूब सर कॉपीराइट नहीं लगेगा वीडियो में। यार चलिए भाई, वो सब देख रहे हैं। वैसे आज वैसे संख्या भी कम है सर, सर। 2 रिकॉर्ड तोड़े हैं सब आज ये, आपको पता है? नहीं, वन ऑफ द हाईएस्ट 6 का भी लगा है। और हाईएस्ट 6 हाँ, और कितना? अच्छा, मतलब एक दिन के अंदर एक ओवर में 6 में 6 नहीं लगा है ना। होता है। गुरुजी इतने दिन के बाद। हाँ भाई, गुरुजी कहा है दिन के बाद? भाई हम तो भाई तुम बुलाते ही नहीं हो, तुम लोग चले आते हैं। वही तो देख लो, पढ़ा भी नहीं रहे एक भी सब्जेक्ट। हाँ यार, वही तो A+B का होल स्क्वायर है, भी नहीं चले आते पढ़ाने। सर जी तो लाइव में हम लोग को मैच दिखाती है, इसीलिए संख्या कम है, सब मैच देख रहे हैं सब। हाँ मुझे पता है, तभी कह रहे हैं आज कम कहाँ है भाई। इसलिए मैं क्लास कैंसिल, ये पता था सब इंडिया सपोर्ट कर रहा है। इंडिया को सपोर्ट करते करते उसको जिता साउथ दिया। अफ्रीका जिता दिया था। आइए फिर आइए। ठीक है भाई, थैंक यू सभी को। गुड नाइट।